Hello everyone, how are you all? So first of all, today I am going to start the most important topic, that is fundamental right. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, अगर हम बात करें जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की, तो जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो एक टॉपिक है, इसमें आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम अपने हर एक वीडियो में एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ईज़िली इसको समझ लग जाएगी और आपको हर एक आर्टिकल का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आर्टिकल्स के ऊपर पूछे जाते हैं। कौन सा आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या दिया गया है या इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स का जो पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी फॉल करता है आर्टिकल 14 टू 18। तो ये रहेगा आज हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपके जेके एसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक टॉपिक है। अगर आप नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेट में भी ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप यूजीसी नेट एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो आगे करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो हैं ये हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो इसमें एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से पार्ट में जो फंडामेंटल राइट्स है वो फॉल करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 35। अगर आपको पार्ट 4 के बारे में पूछा जाता तो पार्ट 4 में है हमारी डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। और पार्ट 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 ए। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इसके साथ पहला आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। सेकेंडली जो क्वेश्चन आता है इसमें मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन आता है कि जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने कौन सी कंट्री से वारोड किया गया है। तो ये हमने किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने इसको वारोड किया गया है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था। एक चीज़ आपने इसमें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेकर 35। सेकंड नंबर पे में ये हमारे जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है, वारोड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इट कंटेन्स वेरी लॉन्ग एंड कंप्रहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डीपीएसपी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट असिस्टेंट में, तो डीपीएसपी के बारे में अगर आपको पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो है कि जस्टिशिएबल है या नहीं जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट जो जस्टिशिएबल राइट्स हैं या नहीं है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिशिएबल राइट हैं। और डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जस्टिशिएबल नहीं है। जस्टिशिएबल वो होते हैं अगर आपके राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो तो वहाँ पे वो राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। अगर आप जैसे आपके फंडामेंटल राइट का कहीं भी वायलेशन हो रहा है तो आप इजीली सुप्रीम कोर्ट जाके अप्रोच कर सकते हो या हाई कोर्ट जाके अप्रोच कर सकते हो, तो जहाँ पे ये राइट्स जो हैं जस्टिशिएबल राइट हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं
और डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल नहीं है। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका मीनिंग है आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू ऑल द पर्सनस। ठीक है, ये ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बाद ये सभी के पास जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। दे अपलोड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, सबके लिए फंडामेंटल राइट्स सेम हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के ये सभी पर्सनस के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ग्रांटेड किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ेंगे जो ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल, स्टार्टिंग में अगर देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 19, 29 and 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने आपको बताया 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कौन सा राइट जो है वो अब नहीं है। देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 31 के अंदर आता था, इसको डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसको डिलीट जब किया गया, वो कौन से अमेंडमेंट में डिलीट किया गया? अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसको बना दिया गया लीगल राइट। लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको जब रिमूव कर दिया गया, पहले हमारे फंडामेंटल राइट से 7, मगर 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। सो अभी जो हैं हमारे पास ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में आज हम एक ही फंडामेंटल राइट करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो में हम उसके बारे में भी, नेक्स्ट जो जितने भी 5 रिमेनिंग जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ठीक है, ऑफ द 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ ऑल ओवर राइट्स एंड लिबर्टीज एंड गारंटीड। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। देखिए, जो आर्टिकल 14 जो है ये गारंटेड देता है जितने भी पीपल हैं, ठीक है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट मीन्स दैट स्टेट विल ट्रीट पीपल इन द सेम सर्कमस्टेंसेस लाइक। तो उसका मीनिंग ये है कि चाहे वो कोई पर्सन गरीब है चाहे वो अमीर है, सबके लिए जो राइट्स होंगे वो सेम होंगे, सबके लिए सेम होंगे। कि ये नहीं है कि कोई बंदा पर्सन कोई रिच है या कोई पुअर है उसके लिए डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग ये है कि जितना भी है, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पर्सन पीपल जो हैं उनके साथ जो है कंट्री वो है वो इक्वली ट्रीट करेगी। इस आर्टिकल का दिस आर्टिकल आल्सो मीन्स दैट इंडिविजुअल वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया और अदरवाइज शैल बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ़ द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो इस आर्टिकल का और ये मीनिंग भी है, कोई भी अगर इंडिविजुअल है, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया है या अदरवाइज और कोई है, तो उसको अदरवाइज शैल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, उसके साथ कब डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? इफ़ द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है, अगर सर्कमस्टेंसेस कोई डिफरेंट होगी तब। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि अगर कोई पर्सन है उसके पास फ्रीडम है, वो कहीं भी घूम सकता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी जा सकता है, तो उसके पास इक्वालिटी है। मगर अगर कोई पर्सन किसी को पनिशेबल है, जहाँ कोई उसने मर्डर किया है, जहाँ किसी को उसने मारा है, तो उसके पास वो सारी नहीं होगी, क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस के रिलेटेड उसको क्या किया हुआ, गवर्नमेंट ने उसको पनिश किया है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो आर्टिकल इसका ये मीनिंग भी है, जो इंडिविजुअल्स हैं वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया अदरवाइज शैल बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ़ द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है, अब जाते हैं हम आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 में है,
social equality and equal access to public areas. Article 15 of the Constitution states that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. Every person shall have equal access to public places like public parks, museum, wells, bathing gods, etc. तो सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज मतलब आर्टिकल 15 कहता है, 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, उस वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. जो हर पर्सन है शैल हैव इक्वल एक्सेस, ठीक है, वो इक्वली एक्सेस कर सकता है. इक्वल एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम, बेल्स, बाथिंग गार्ड्स एंड एक्सेट्रा. यह था आपका आर्टिकल 15. चलिए हम अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में. तो आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ऑल सिटीजन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस. ठीक है, तो इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी भी सिटीजन के साथ इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, अगर कोई पर्सन रिच है या कोई पर्सन पुअर है तो वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है. अगर आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, अगर आप दोनों 12th पास हो, 12th पास एलिजिबिलिटी है, तो आप वहाँ पे जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो. तो जहाँ पे आर्टिकल 16 हमें बताता है कि कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो जितने भी सिटीजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की. आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. कोई भी अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है, शुआशात की प्रैक्टिस करता है, तो ये आर्टिकल 17 उसको अबॉलिश करता है. और जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है. एनी वन डूइंग सो इज़ पनिशेबल बाय लॉ. अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट पनिश करेगी. ठीक है, ये आपका आ गया आर्टिकल 17. नो लेट्स सी आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 18 में आ गया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में अगर अबॉलिशन ऑफ टाइटल में हम बात करते हैं आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोहिबिट्स करता है स्टेट को फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल्स. सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट. सिटीजन जो इंडिया है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल्स, फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक हैड क्रिएटेड एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास नोन एज राय बहादुर, खान बहादुर इन इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्रिएटेड की थी एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जैसे राय बहादुर हो गए, खान बहादुर इन इंडिया. तो जो जितने के सारे टाइटल हैं ये सारे के सारे आर्टिकल 18 में दिए गए सारे के सारे आर्टिकल क्या हैं, ये सारे के सारे टाइटल क्या हैं, इसको अबॉलिश करता है. हाउएवर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैन बी कन्फर्ड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये राय बहादुर और खान बहादुर इन इंडिया में ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्रिएट किया था. ये सारे के सारे जो टाइटल हैं इनको आर्टिकल 18 में ये सारे के सारे आर्टिकल बताए गए, सारे के सारे क्या करते हैं, इसको अबॉलिश किया जाता है. और मिलिट्री जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैन बी कन्फर्ड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आज राइट इक्वालिटी के बारे में. तो 1 बाय 1 मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया कि कौन सा आर्टिकल में क्या दिया गया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आप राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 90 to 22. तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक. और जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का, जी हमने बोरोड किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उस समय हमारे आर्टिकल जो थे फंडामेंटल राइट जो थे वो 7 थे, मगर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978 को, और इसको बना दिया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो राइट इक्वालिटी के बारे में पढ़ा. राइट इक्वालिटी फॉलो करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक. तो 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया. आर्टिकल 14 में है
कि जितने भी पर्सन है वो इक्वली वो इन द आइज ऑफ लॉ ऑल दी पर्सन आर इक्वल। सेकंड में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वल एक्सेस, मतलब आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि कोई सी भी सिटीजन के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे आप बात करें रिलीजन की, रेस की, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद हर पर्सन के पास इक्वल 16 से आर्टिकल 16 कहता है कि हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। डजेंट मैटर कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑल पर्सन कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो है 17 आर्टिकल में है, अगर इस तरीके का कोई अनटचेबिलिटी करता है तो एक किस्म का क्राइम है, एक किस्म का ऑफेंस है, तो गवर्नमेंट आपको पनिश कर सकती है। वायलेशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स जो हैं जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिएट किए थे, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सारे के सारे टाइटल जो हैं ये वालिस्ट किए जाते हैं, और मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैन बी कन्फर्ड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।